होम मिनिस्टर अमित शाह को सुना, वो कह रहे हैं मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, जवाब भी दूंगा, तैयारी कर ले ऑपोजिशन। राहुल गांधी ने कहा हमें नहीं सुनना उनका भाषण, मतलब चर्चा नहीं होगी राहुल गांधी की बात से, तो यही लगता है। हालांकि फिर भी गृहमंत्री ने कहा है कि स्पीकर साहब को बता के 3 बजे चर्चा शुरू करानी हो तो ऑपोजिशन करा सकता है, मैं हाउस में मौजूद रहूंगा। देखिए 3 बजे ऐसा हो पाता है कि नहीं, उम्मीद कम है। अब दूसरा मुद्दा था राम मंदिर पर चर्चा का, इस पर भी ऑपोजिशन अपनी मांग पर कायम है। उससे पहले आपको खड़गे साहब का एक मैं बयान सुनाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज उन्होंने कहा कि कल भी कुछ नहीं होगा, मतलब आज क्या चर्चा होगी, सवाल ये है ना, तो उसका संकेत वो दे रहे हैं पहले से। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो कर रहा है वो जारी रहेगा, मतलब विपक्ष सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन वाला रुख आगे भी बरकरार रखेगा। मात्र 2 दिन बचे हैं आज, अभी कल तो नहीं कुछ होगा। आज क्या है, हम जो वही करेंगे, कंटिन्यू जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। अब देखें ये सुनने में कैसा लगता है कि नहीं कल कुछ नहीं होगा, हम जो कर रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे, मतलब फिर कर क्या रहे हैं? कंटिन्यू जो कर रहे हैं वो आप किस लिए कर रहे हैं? तो अब खड़गे साहब के बयान के बाद तो फिर मतलब बाकी के दोनों बयान पहले ही बेमानी हो गए थे, होम मिनिस्टर के और राहुल गांधी के दोनों के, मतलब इन्होंने तो बहुत ओपनली बता दिया था ये। नहीं तो तय है, कांग्रेस का मानसिकता तय है कि किसी भी स्थिति में वो संसद सत्र को चलने देगी। लोकसभा में राहुल गांधी नहीं चलने देंगे और राज्यसभा के अंदर खड़गे साहब नहीं चलने देंगे, पहले से रणनीति तय है। और अब ये अखिलेश यादव को तय करना है कि वो इनके इस उत्पात में समर्थन देते हैं कि नहीं देते। आपको क्यों लग रहा है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव की सोच में कोई अंतर? नहीं, मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने भी, मुझे लगता है, संदेश दिया और अखिलेश यादव असहज है इस स्थिति की। भाई इस तरीके से आप पार्लियामेंट को नहीं बंधक बना सकते ना। राहुल गांधी सब कुछ तय कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी तो आज 37 सांसद है ना। अखिलेश यादव भी बड़ी पार्टी, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश चुनाव में जाना है। अखिलेश यादव को अभी अयोध्या का इतना बड़ा मामला है, उसके ऊपर वो चर्चा चाहते हैं, उसके ऊपर जवाब देना चाहते हैं, गृहमंत्री का वो अपनी बात रखना चाहते हैं। राहुल गांधी सारे मुद्दे खुद तय करते हैं, अखिलेश यादव से कहते हैं उसको आप फॉलो करो। बाद में फिर अखिलेश यादव ने कहा कि भाई राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्व का है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। फिर राहुल गांधी बोले कि नहीं, आपके मुद्दे पर भी हम शामिल कर लेते हैं। तो अखिलेश यादव को समझना होगा कि राहुल गांधी अपनी राजनीति को पैना करने के लिए, अपनी राजनीति के सब कुछ संसद के अंदर कर रहे हैं। अखिलेश यादव को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव यह तय करे कि वो राहुल गांधी की कठपुतली बनकर संसद में रहेंगे या 37 सांसद वाली पार्टी का बिहेवियर वो अंदर लोकसभा में करने वाले, ये अखिलेश यादव को तय करना है। अब जब गृहमंत्री ने कहा है तो अखिलेश यादव को समझना चाहिए कि जब गृहमंत्री कह रहे हैं तो वो कम से कम राहुल गांधी से कहे कि भाई आप अलग रास्ता अख्तियार करना है तो करो, हम संसद सत्र के। अखिलेश यादव का बयान आपको सुनाता हूं। अखिलेश यादव ने एक नई बात से शुरू करके पुरानी बात पकड़ी, मतलब वो क्योंकि वो कला भी है उनमें उनकी, और वो उनकी पॉलिटिक्स भी है कि वो कुछ भी मुद्दा हो उसको लेकर के वो उत्तर प्रदेश पर आते हैं। तो देखिएगा वो कैसे हुआ। राम मंदिर उनका कोर इशू है ही है, एफसीआरए बिल को लेकर बात हो रही थी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला जो विदेशी चंदे वाला जो बिल है। तो पहले तो ये था कि सरकार पास करा लेगी, फिर ये हुआ कि साहब कई क्रिश्चियन बॉडीज ने आके होम मिनिस्टर से मुलाकात की, उनको कोई बातों पर एतराज है उसके बिल के कई बिंदुओं पर। ऑपोजिशन ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इसको बिल को वापस ही लेना पड़ेगा सरकार को। जो भी हुआ, ये भी हुआ कि भाई सब कुछ ऑपोजिशन की पार्टियां हैं वो शायद डिलिमिटेशन बिल पर सरकार के साथ आ सकती हैं, लेकिन एफसीआरए पर उनको भी एतराज है, डीएमके भी है, एनसीपी शरद पवार भी है, उनको भी प्लेकेट करने के लिए सरकार ने ये सोचा कि इसको हम लोग जेपीसी को भेज देते हैं। तो आज यही चर्चा थी कि ये बिल जेपीसी को जाएगा, वो शायद आज होता हुआ भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो जेपीसी पर बोल रहे थे अखिलेश यादव। पहले भी उन्होंने एक बार कहा था कि ये बीजेपी तो जमीन कब्जाने वाली पार्टी है, इस बिल के माध्यम से भी ये केवल जमीन जो है प्रॉपर्टी हथियाना चाहती है, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए बिल लेकर के आया जा रहा है। क्यों लाना चाहते हैं? केवल माइनॉरिटी को दबाने के लिए, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। जनतंत्र बने, कल्याणकारी योजनाएं बने। आप एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हैं आपके पास, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिल रहा है? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। गजब है, उन्होंने एक बयान में पूरा अखबार बता दिया आपको, 3 खबरें बताई उन्होंने आपको एफसीआरए का, कि एफसीआरए पर सरकार क्या करने जा रही है। 2 बजे इसको प्रस्ताव आएगा कि इसको जेपीसी को भेज दें। फिर उन्होंने कहा प्लेन उड़ाने वाले में और सरकार चलाने वाले में कोई वो नहीं है। अभी खबर आई थी ना, हमने आपको प्रोग्राम में बताया था, टर्बुलेंस की वजह से यात्रियों को चोट लग गई हवाई जहाज में। अब खबर आ रही है कि वो टर्बुलेंस जो है वो टर्बुलेंस पायलट की थी,
पायलट जो है नशे में था, वो पूरी खबर आएगी तो पता चलेगा। तो उसको उन्होंने किससे जोड़ा? सरकार चलाने वालों से, कि ये केंद्र की और यूपी की सरकार चलाने वाले नशे में सरकार चला रहे हैं। खुलकर बोलिए ना, जो गांजा पिया था, प्रेस में आया है कि वो गांजा सेवन, गांजा सेवन, ठीक है ना। तो वो और साधु महात्मा भी गांजा सेवन करते हैं। तो एक ढंग से वो अटैक ये है कि योगी जी पी करके, लेकिन एफसीआरए पर जो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, या तो बहुत बड़े अनपढ़ हैं या बहुत बड़े गवार हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एफसीआरए पर पूरी दुनिया की क्रिश्चियन लॉबी भारत के अंदर उसके डोमेस्टिक पॉलिसी में कैसे हस्तक्षेप कर रही है। और फिर हम कहेंगे तो हमारे पैनल में बैठे हुए लोग को दर्द शुरू हो जाएगा कि भाई नेहरू से क्यों। इस गांधी परिवार ने देश को बेचा है, बर्बाद किया है। और मैं फिर कहता हूं, और मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं, कि देश के टुकड़े करवा करके भी गांधी परिवार को शायद उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचाई थी, इसीलिए पूरा क्रिश्चियनाइज किया। जब श्रीमती सोनिया गांधी का, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप जरा चुन करके देखिएगा कि कैसे कैसे क्रिश्चियनों को उन्होंने। सर वो तो ठीक है, तो करा लेना सरकार पास। मैंने कहा, थोड़ी दो मैंने कहा ना कि एक घर का सरकार खुद भेदिया, जेपीसी को भेज रही है, घर का भेदिया जो अंदर से दीमक की तरह चाट गया है। मैं फिर कहता हूं, ये गांधी परिवार दीमक की तरह इस देश को चाटा है, जिसमें नेहरू से लेकर के अब तक सभी ताकतवर है नेहरू परिवार की। आपके ताकतवर पास नंबर है, आप बिल पास करा पा रहे हैं। नहीं ताकतवर होता तो सरदार पटेल न होकर के कोई नेहरू को बना दिया होता। आज मैं तो मानता हूं कि जिन्ना और नेहरू दोनों पार्टी आज का गांधी परिवार, सर आज का भी गांधी परिवार की मैं बात कर रहा हूं। राहुल गांधी की 260 विदेश यात्रा किन जगहों पर हुई है? अरे सरकार किस लॉबी से काम कर रहा है? सरकार को इतना कमजोर मत समझो सर कि राहुल गांधी विदेश चले जाए, 260 कर नहीं पाए। सर कितना विदेश यात्रा? सर मैं कह रहा हूं, हर चीज का जवाब सरकार के पास ही तो है। बिल पास कराना है तो सरकार को पास कराना है। राहुल गांधी की कोई पोल खोलनी है तो सरकार को ही खोलनी है, करे ना। मुझे तो सरकार से शिकायत है, बिल्कुल लेकर के आना चाहिए था एफसीआर के। यदि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं कर सकती है ये काम, तो क्या जिसे कहते हैं, जो सोशल मीडिया पर जिसके बारे में क्या क्या कहा जाता है, वो आदमी आकर के करेगा? मनमोहन सिंह करेंगे? इस देश को इतना नाश किया है अंदर से दीमक की तरह, सेकुलरिज्म के नाम। हमको सेकुलरिज्म सिखाया गया सर। और अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट। सर मैं एक ही लाइन बार बार कहूंगा, करा लेना सरकार पास। उसके लिए 300 सांसद थोड़ी चाहिए। नहीं गलती अभी करा ले, अभी भी डेट देने, अभी भी करा ले पास, ना भेजे जेपीसी को। मैं तो कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं। तो मजबूरियां जो मजबूरियां इस सरकार की हैं, बात हमें उस पर करनी चाहिए। सरकार की मजबूरियां क्या है सर? सरकार की मजबूरी है कि नॉर्थ ईस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है, उन मुख्यमंत्री ने, उन लोगों ने मना किया है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने, मंत्रियों ने कहा है कि एफसीआरए से हम पैसा लेते हैं, हमारे कॉलेज चल रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, हमारे एनजीओ चल रहे हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 20 से 22% सांसदों के एनजीओ है जो एफसीआरए लेते हैं। तो अब उन लोगों का विरोधी भारतीय जनता पार्टी को देखना पड़ रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि उसके अंदर क्या, कैसे एडजस्टमेंट किया जाए, जेपीसी को भेजा जाए, क्या किया जाए, ये तो इससे बचा जाए। अब इससे तो इस आलोचना से तो सरकार नहीं बच सकती ना। कोई बड़ा बिल नहीं पास हुआ इस पूरे सत्र में। नंबर थे तब भी, ये भी कहा गया कि नंबर तो उस महिला आरक्षण के लिए भी सरकार के पास है, वो तो छोड़िए, डिलिमिटेशन छोड़िए, उस पर विवाद ज्यादा था। एफसीआरए भी नहीं पास हुआ सर। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं और अभी चर्चा हुई, समीर जी ने भी कहा कि भाई इस बिल में क्या, अभी सरकार ने 2 बिल तो कल परसों ही पास करवाए हैं, करवा लेते, इसके लिए तो नंबर हैं आपके पास। अब आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि असली बात यह है कि यदि बिल पास करवाना होता सरकार को एफसीआरए तो करवा लेती, इसमें कोई नंबर की बात नहीं है, दिन की बात नहीं है, जो भी हो रहा है हो जाता। लेकिन सरकार चाहती है कि बिल तो पास ना हो, लेकिन जो उसका ठीक रहा है वो विपक्ष पर फूटे, क्योंकि विपक्ष की तो जिम्मेदारी नहीं है इस बिल को पास कराना। जो अभी बात हुई कि 20% एमपीज जो एनजीओ चला रहे हैं, जिनका दबाव है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी, यदि ऐसा माना जा रहा है, बहुत सारे लोग होंगे, मैं इस पर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, तो ये दबाव किस पर है? सरकार पर क्या इसका दबाव है? और सरकार पर दबाव है तो सरकार का दबाव माने, इसको दूसरे के ऊपर सरकार का दबाव उन दलों का है जिनका साथ सरकार को चाहिए। मतलब सरकार दबाव में है ना। बिल्कुल। हाँ, तो बस फिर इस पे किसी पर क्या बहस करना है। और सरकार चाहती, क्योंकि आप भी बात करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल तो है नहीं, इस बिल को तो पास करवाया जा सकता है। इतने समय से छोड़ रहे हैं। और अभी जो बात हुई है, कल भी बात हुई थी मेरी पार्लियामेंट में, तो सरकार ने मानस बना लिया कि जेपीसी में चला जाए। जेपीसी का मतलब हो गया कि अब अगला जो विंटर सेशन आएगा
तब देखा जाएगा ऑल्दो कि- कांग्रेस तो उससे भी खुश नहीं है सर, वो कह रही वापस ही होना चाहिए बिल, जेपीसी को भी नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा क्या डाल दिया इस बिल में, ये भी तो आप हाउस में बताओगे ना। इसको जब बिल रखेंगे तो वो बात करेंगे ना उस पर। हाँ, ये एक तो ठीक बात है कि सरकार दबाव में दिख रही है। देश की जनता को स्पष्टता से पता होना चाहिए, जब किसी सरकार के पास पूरे नंबर जनता नहीं देती है तो सरकार दबाव में होती है। तो ये एक बात अच्छे से समझना होगा, जो विजय जी कह रहे हैं एकदम दुरुस्त बात है। दूसरा सरकार के पास अगर नंबर पूरे होते तो शायद इस दबाव में नहीं होती वो। तो जब दबाव में नहीं थी, आपको 2019 का याद ही है, 303 वाले नंबर पे क्या क्या किया था, वो 370 कैसे पारित हुआ था, जिसको लोग कह रहे थे कि ये तो 300 देके भेजना चाहिए था सरकार। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि नंबर नहीं हो तो क्या क्या होता है, नंबर होते तो क्या क्या होता है, वो सरकार ने किया था 303 पे। नंबर नहीं है तो नंबर जुटाना पड़ता है, नंबर नहीं है तो नंबर जुटाने के लिए जिसको कहते हैं कि जिनको आप आरोपित कर रहे थे उनको भी साथ लेना पड़ता है, और उसके बाद भी नंबर पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कब कौन नाराज हो जाए। क्योंकि एफसीआरए में तो बहुत लोगों की पूंछ दबी हुई है, बहुत लोगों को लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि एफसीआरए एक ऐसा मसला है जो देश के लोगों को अच्छे से सरकार बताए, जो विरोध करता है वो करे, जितना संभव है उतना करके सरकार इसको पारित कराए, और जो विरोध करता है वो बताए। क्योंकि इस देश को ये पता होना चाहिए कि जितने भी, और मैं दो काम कहता हूं, सिर्फ एक काम नहीं है कि कोई कन्वर्जन कर लिया, क्रिश्चियन मिशनरी और कोई इस्लामिक, कोई इस देश के विकास को सबसे बड़ा रोड़ा एफसीआरए पोषित, एफसीआरए न कहो समझ नहीं आएगा, विदेशी धन पोषित संस्थाओं ने किया है। और इसीलिए मैं उस दिन भी कह रहा था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहकर मेधा पाटकर ने जितना नरक किसानों के जीवन में किया, जितना बुरा गरीबों के जीवन में किया, और बाद में तो उसकी रिपोर्ट आई कि जहां जहां ये पानी पहुंचा वहां क्या हो गया, गांव में मोटरसाइकिल आ गई, गांव में जिसके पास मोटरसाइकिल थी कार आ गई, सब कलर टीवी रखने लगे, स्मार्टफोन आ गया, खुशहाली आ गई। लेकिन ये जो मेधा पाटकर जैसे लोग थे, या जो ऐसे संस्थाएं होती हैं, ऐसे एनजीओ होते, अच्छा आपको कोई पूछताछ नहीं थी, अब वही पूछताछ हो रही कि भाई तुम कैसे, तुम 80% तुम्हारा पैसा कहां चला गया वो कुछ पता ही नहीं। आप कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, ऑफिस पे, सब चीजों पे लगाइए, पता चले क्या है। आप किसी एक एक्सपर्ट को कह रहे हो कि उसको हमने इतना पैसा दे दिया, तो उसकी एक लिमिट कर दी गई। ये सारी चीजें हैं जो मुश्किल कर रही हैं, असली मसला है। और मैं कह रहा हूं देश की सुरक्षा के लिए तुरंत जरूरी है कि एफसीआरए को पारित कराया जाए, नहीं पारित तो दिखे कौन कौन विरोध कर रहे हैं। अब इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, ये बहुत अच्छी बात कि भी ये बिल इसलिए पास नहीं हो रहा क्योंकि सरकार दबाव में है, और सरकार दबाव में इसलिए क्योंकि उसके पास नंबर नहीं है। पिछली बार उसके पास नंबर था। इसका रेफरेंस ये भी तो है कि सरकार को लोगों ने पिछली बार नंबर दिया पूरा, उसका रिजल्ट समझा तो समझ में आया कि नहीं सरकार को दबाव में रखना बेहतर है। नहीं, उसमें तो जब सर खेल हो रहे हैं सर, खेल केवल पार्लियामेंट में नहीं होते, स्टूडियो में भी होते हैं। उसमें तो देखिए पता लग गया ना कि झूठ बोला राहुल गांधी ने कि वो संविधान तो ठीक है, बदल जनता जाएगा, समझती अफवाह है। फैलाई नहीं सर, राहुल से थोड़ी जनता भरमाती है। नहीं सर, नहीं समझ पाई। उसके तुरंत बाद समझ में आया तो जनता ने महाराष्ट्र कर दिया, उसके बाद समझ में आया तो जनता ने बिहार कर दिया, उसके बाद समझ में आया तो जनता ने बंगाल कर दिया, उसके बाद समझ में आया तो जनता ने हरियाणा कर दिया। इतना कर दिया कि अब किसी को याद ही नहीं कि 240 वाली सरकार है। बुद्धिजीवी का जनता तो ऐसे ही करती है। बुद्धिजीवी का एक और हमको एक परिभाषा एक हमारे गुरु दिया करते थे, जो बुद्धि का प्रयोग अपनी जीविका चलाने के लिए करे उसी बुद्धिजीवी कहते हैं। सच बोलना उसकी ये नहीं है, आप देखते हैं ना, तो जो बुद्धि का प्रयोग अपनी जीविका चलाने के लिए करने उसको बुद्धिजीवी कहते हैं। चलें सर, ठीक है, राम मंदिर की बात कर लेते हैं। अब आवश्यक नहीं है, राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर पर प्रियंका गांधी कह रही हैं कि कैसे स्टेट सब्जेक्ट है, क्योंकि सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो सकती, राज्य का मामला है, इससे देश की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो बता रही हैं कि कैसे ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, क्यों प्रधानमंत्री को इस पर बोलना चाहिए। एंटायर कंट्री, पूरे देश से चंदा आई थी राम मंदिर के लिए। सब ने अपनी आस्था से, अपने दिल से वो पैसे, किसी ने गरीबों ने दिए, इकट्ठे कर करके दिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि मंदिर के लिए, पूरे देश भर से। और भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में नहीं है, बाहर भी है, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, थाईलैंड में। आप कह रहे हैं कि स्टेट सब्जेक्ट है, अब स्टेट सब्जेक्ट बन गया। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। मोदी जी ने खुद उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री तो नहीं है ना, देश के हैं, और देश भर से लोग आए वहां। आप नाम लीजिए, वो वहां पहुंचे हुए थे, और अब कहते हैं कि ये प्रदेश का विषय है, हम जवाब नहीं देंगे, चंदा सारी गायब हो गई है। ये क्या तरीका है?
ऐसा होता है मांग माने जाने में जो मजा नहीं है ना, वो मांग नहीं मन रही उसमें है बहुत ज्यादा। तो वही माहौल है राजनीति 20 दिन से। एक लाइन अच्छा, बोलना लेकिन जरूरी है। नहीं, इस्तीफा मांगते रहो मांगते रहो मांगते एक रहो, लाइन। उसका आनंद जो है और इस्तीफा हो जाए। अब वो प्रधान साहब का खत्म होगी इस्तीफा बात। हो गया तो बात ही खत्म हो एक गई। लाइन स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट। श्रीमती सोनिया गांधी वाढेरा को, प्रियंका गांधी वाढेरा को और उनके माताश्री को भी पढ़ लेना चाहिए ठीक से। बस अब उनको पता लग रहा है कि भाई अब मंदिर कैसे वो स्टेट लिस्ट में आ गया, वहां पर वो कैसे, और प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया इसलिए वो सेंट्रल लिस्ट में आ गया। ये तो तर्क है। नहीं, तर्क तो ये भी है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में भी हिंदू की मतलब वहां तक फैला हुआ है। आप राम सोच जी का सकते हैं कि हमारे साम्राज्य। सांसदों की आईक्यू जरूरी कितनी बात। अच्छी है। सरकार ने कोई अभियान नहीं चलाया था चंदा के लिए, भारत की सरकार ने कोई अभियान नहीं चलाया था। प्रियंका जी चूंकि अब राजनीतिक व्यक्ति हैं, बड़े परिवार से हैं, तो कुछ भी बोले तो उनकी बात टीवी पर चलेगी, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। वो कह रही जब घर घर गए थे चंदा मांगने तब नहीं था, आज स्टेट सब्जेक्ट हो गया। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, इसको सामान्य समझ के लिहाज समझना चाहिए। वो चंदा जो अभियान चलाया वो संगठनों ने चलाया, ये जो न्यास भी बना है वो बाद में बना है। वहां जो लोग इसमें आरोपित हुए वो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। और आप एक काउंटिंग सेंटर पर, मैं फिर कह रहा हूं, तथ्य इसको, चूंकि उस वक्त बहुत सी बातें हुई और हम भी सारी बातों के, चूंकि वो गुस्से का मसला था, आक्रोश का मसला था, हिंदू आस्था का मसला था, तो मैं भी वहीं खड़ा था। लेकिन सोचिए कि एक काउंटिंग की जगह पर कुछ लोगों ने चोरी की, उसको आप कह रहे हैं कि पूरे मंदिर में चोरी होने लगी। उसको आप ऐसे बता रहे हैं जिससे सब गड़बड़ हो गया। कोई आके खड़ा होकर दे रहा है 3000 करोड़, 200 करोड़, हम लोग भी कुछ दिन समझ ही नहीं पाए थे कितना करोड़ हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक इसलिए सिर्फ आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया जा रहा है क्योंकि राम मंदिर है, बड़ी मुश्किल से बना है। उनको जो बाबरी मस्जिद बने रहने देने के पक्ष में थे, उनको लग रहा है कि अरे बड़ा ये तो गड़बड़ गया, चलो यही अवसर है, अब राम मंदिर हम गिरा तो पाएंगे नहीं, चलो राम मंदिर गिराते हैं। आप समझिए इस बात को ना, ये मसला ही दूसरा है। और इसमें हिंदुओं को समझना चाहिए, चढ़ावा चोरी जो है वो नीच है, पापी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, इनकी नीयत बिना गिराए राम मंदिर को फिर से गिरा देने की और बाबरी को खड़ा कर देने की, इसके अलावा और कोई वजह नहीं हो सकती कि इस तरह का तमाशा कर रहे हैं। ये स्टेट और सेंट्रल और कौन कौन सी लिस्ट, उसका मसला ही नहीं, कानून व्यवस्था का मसला जिसमें पुलिस काम कर रही है। देखिए, इस पर बहस होगी, इसकी तो दूर दूर तक कभी कोई सवाल था ही नहीं। लेकिन फिर बात यह है कि भाई बैनर तो लगाना था, वो तो मतलब उस पर मुद्दा तो उनके हाथ में था ना, तो मुद्दा तो वो नहीं छोड़ते, ये बात वो उठाते भी सदन के अंदर। अब फिर वही बात है कि अब 1.5 दिन बचा है भागते भूत की लंगोटी, अब इसमें क्या कर लेंगे आप। ठीक है, उन्होंने भी रस्म अदायगी है कि एक बयान इस पे भी सही, इससे ज्यादा कुछ है सर? मुझे लगता है कि कहानी कुर्सी की संसद में दिखा देना चाहिए, क्योंकि सरकार को अलग से जवाब देने की जरूरत नहीं, हम ही यहीं दे लेते हैं सारे सरकार के जवाब। भाई जो लोग तय कर रहे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं, वो भी सांसद है ना। सरकार को तय करना है कि, और पता है कि कितने स्टेट इशू होते हैं पार्लियामेंट में, सारे इशू स्टेट वाले भी डिस्कस होते हैं, और सरकारें जो भी होती हैं वो हमेशा ये कहती है कि स्टेट इशू पर हम चर्चा। अरे मुझे इसकी एक, अच्छा ठीक है, मुझे एक लॉजिक दे दीजिए, क्यों संसद के अंदर राम मंदिर चंदा चोरी की बात कैसे हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद भी जांच हो रही है। आप समझते हैं कि गंभीर मसला नहीं है? देश भर के लोग इसकी चिंता कर रहे हैं, हिंदू ही चिंता कर रहे हैं। और मणिपुर तो स्टेट है ना, मणिपुर में तो लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट का मामला था, प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया ना। तो इसको छोड़िए कि संसद जो है ना ऐसे नहीं चलती है, संसद चलती है कन्वेंशन के साथ और ग्रेविटी के साथ। ग्रेविटी, यस ग्रेविटी, मणिपुर की ग्रेविटी और राम मंदिर में चंदा चोरी की ग्रेविटी एक है? नहीं, एक है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग। लेकिन वो मांग तो कर सकते हैं, अब ये उनको तय करना सर। है। मांग तो वो चांद लेंगे, मैं जाऊंगा, मैं चंद्रयान में बैठ के जाऊंगा, राहुल गांधी कह ले, इसका कोई मतलब थोड़ी है। मांग से क्या होता है? कर सकते हैं, ठीक है, सरकार ना भी दे, ये भी उसके लिए ठीक है। सरकार को जवाब देना है कि नहीं देना, हम क्यों तय कर रहे हैं कि सरकार जवाब देगी कि नहीं देना चाहिए? सबरीमाला में सर हमें, अब आप हमसे ये हक भी छीन रहे हैं, ये बात तो होनी ही चाहिए ना कि भाई कौन सी बात पार्लियामेंट के लायक है, कौन सी बात नहीं है पार्लियामेंट के लायक। हमारी राय है, राय तो बस ये कह रहे हैं। एक तो ये कि लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि हमें भी उतना ही अधिकार है जितना किसी सांसद को। विजय जी, तो हम कहानी कुर्सी की में इसीलिए सब बोलेंगे, और जिसको सुनना हो सुने, जिसको न सुनना हो वो खारिज करे। लेकिन ये वाला थोड़ा अच्छा आपने कह दिया, मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर और कुछ लोगों ने चोरी की, उसका लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, स्टेट इशू की बात कर रहा हूं। नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर एक कैसी बात कर रहे हैं? वो सीधे सीधे वहां राष्ट्रपति शासन लगने की स्थिति आ गई, बाद में वो लगा भी, वहां दो जनजातीय समूह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, वहां दंगे की, आर्सन की, लूट की, दुष्कर्म की, हत्या की स्थिति बन गई। यहां आप करें कुछ चोर निकल गए,
आप उससे तुलना कर रहे हैं, ऐसे देश के हर हिस्से में चोरी होती रहती है। चोरी की बात ही जाने नहीं कर रहा। कहां कहां। मैं तो स्टेट इशू की बात कर रहा सर, था मैं कि भाई स्टेट स्टेट इशू इशू में ही को कह रहा हूं। हाउस में चर्चा होती है कि नहीं होती है, वो बात कर रहा था। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इन हालात में तो कुछ नहीं हो सकता था। सामान्य हालात में भी क्या इस मुद्दे पर चर्चा बनती थी सरकार पार्लियामेंट में? नहीं, मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी चर्चा होने की। जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर एसआईटी बिठा दी, गिरफ्तारी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी का गठन कर दिया जाए, नई एसआईटी बना दी जाए, नई एसआईटी बैठ गई है। अब इस मामले में बहुत कुछ तंत्र नहीं, लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी को राजनीति करना है, 8 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी तो चाहेगी कि किसी भी तरीके से इस मामले को जिंदा रखा जाए चुनाव तक, और भारतीय जनता पार्टी को और योगी सरकार को असहज किया जाए इस मामले को लेकर। तो अब उन्हें कोई मुद्दा चाहिए था, ये उन्हें मुद्दा मिला हुआ है, तो उसके ऊपर ये संसद को बाधित करते रहेंगे। और सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, आप देखिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ही हो रहा है ना, वहां आप करते हैं। उत्तर प्रदेश का मामला था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी बिठाई थी, आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इस मामले को उठाते, वहां योगी जी बयान दे रहे थे, वहां भी आपने विधानसभा को नहीं चलने दिया और यहाँ भी आप संसद को नहीं चलने दे रहे। तो मुझे लग रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी को इस मामले में चर्चा करनी थी तो यूपी में करते, योगी आदित्यनाथ उसका जवाब देते और उन्होंने जवाब दिया भी। उस बात विधानसभा में हो रहा है वो ठीक है, वो ठीक है ना। यूपी में अगर आप कर रहे हो तो यूपी में जवाब दिया योगी जी ने। योगी जी ने कहीं नहीं कहा कि आप इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हो, योगी जी ने हर बात का वहां जवाब दिया। उसके बाद आपने वहां पर विधानसभा नहीं चलने दी, फिर योगी जी को बाहर आके पूरा विस्तार से जवाब देना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली के अंदर आप इस मामले को उठाने की क्या जरूरत थी? आप यूपी में बात कर रहे थे, आप दिल्ली में चलने देते। जब मसला सरकार का ही नहीं है तो फिर क्यों यूपी विधानसभा में यूपी में, क्योंकि यूपी सरकार ने एसआईटी गठित की है ना। चीफ मिनिस्टर नहीं, जब मसला सरकार का ही नहीं है, यूपी सरकार को जांच मिली है, यूपी जांच करवा रही सर, एसआईटी सरकार की है, एसआईटी यूपी सरकार ने बनाई है ना। फिर तो यहाँ पर भी चर्चा हो नहीं जाएगी। सर, दोनों का फर्क है सर। वो सुप्रीम कोर्ट ने तो यूपी एसआईटी को खारिज ही कर एक दिया। बात मुझे उन्होंने अपनी बताइए, नई एसआईटी बनाने एक का बात मुझे आदेश दिया। बताइए सर, थेफ्ट जो है वो किस चीज में आता है? स्टेट सब्जेक्ट में आता है या सेंट्रल सब्जेक्ट में आता है या कॉन्करेंट में आता है? सर ये उसका मसला ही नहीं है सर। ऐसे आप चोरी की घटनाओं को इतना गंभीर स्टेट सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट सेंट्रल नहीं, लिस्ट में ले जाएंगे, क्योंकि बड़ा ये गंभीर है। उसी पर ये प्रियंका गांधी को सामान्य डिफेंड कर रहे चोरी हैं, की इसलिए मैंने घटना है जिसमें पुलिस को कार्रवाई करनी है और उसने किया है। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग ये मांग कर रहे हैं वो बाबरी मस्जिद को बना नहीं सकते, राम मंदिर को गिरा नहीं सकते। ये तरीका है राम मंदिर पर कोशिश एक उनकी है, इसको बहुत स्पष्ट, वरना कोई वजह नहीं है। आप देश में किसी और मुद्दे पर कहीं किसी जगह किसी चोरी, किसी गड़बड़ी, किसी गड़बड़ पर ऐसी चर्चा होते सुनते हैं? देश की किसी भी आस्था के स्थान हो, कोई जगह हो, ऐसी आप चर्चा होते सुनते हैं? और हम तो वो चर्चा भी नहीं सुन पाए नेशनल हेराल्ड पे जहां मामला चल रहा है, छोड़िए चलिए आस्था वाला हटा दीजिए, वहां हम नहीं सुन पाए ऐसी गंभीर चर्चा। इस तरह के हम टिप्पणियां नहीं सुन पाए। नेशनल हेराल्ड पर चर्चा होने नहीं दिया।